हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब तक हम देखते थे कि वेस्ट की ही लोग जो है ये कहते थे कि देखिए भारत जिस पेस से आगे बढ़ रहा है ये आने वाले 10 वर्षों के अंदर अपने आप में पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन अब तो ये चीन के ही अर्थशास्त्री ऐसा कहने लगे हैं और चीन के जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया है और एक्सेप्ट भी किया गया है कि चीन जो है वो तो कॉपी करने में रह गया वेस्ट की, लेकिन भारत जिस तरीका से आगे बढ़ रहा है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। और मैं आज आपको यही सिद्ध करने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर कि किस तरीका से भारत के पास में ये एज है और ये जो एज है ये किस तरीका से भारत को आगे लेकर के जाने वाली है। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस और क्या कहा है चीन के अर्थशास्त्रियों के द्वारा। पहला देखिए, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव। पहला देखिए, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए भारत की जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है। कितना है? 28 वर्ष। जबकि चीन का जो औसत आयु है वो कितना है? 39 वर्ष। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे यह हो जाएगा कि यहां से आपको जो लेबर फोर्स है वो मिलेगी, लेकिन लेबर फोर्स के साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो भी आपको इसी आबादी से मिलते हैं। अब चाइना के पास में जो 39 वर्ष का व्यक्ति है, आप मुझे बताइए कि उसका कंजप्शन क्या उतना ही होगा जितना 28 वर्ष के व्यक्ति का है। इसका मतलब है कि चाहे तो डिजिटल गैजेट्स हो या फिर पहनने के कपड़े हो या फिर उसके अपने जीवन शैली हो, यानी कि कंजप्शन जो होता है वो 18 वर्ष के जो बच्चा है उसके पास एस्पायरेशंस होती हैं, वो बहुत आगे जाना चाहता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उसे लैपटॉप चाहिए, उसे बाइक चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए, उसे दुनिया में बहुत कुछ अचीव करना है। लेकिन जो 39 वर्ष का व्यक्ति है, 40 वर्ष का व्यक्ति है, उसका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अब उसको क्या चाहिए? उसे बीपी मापने की मशीन चाहिए, उसको गोली चाहिए, उसको दर्द हो रहा है, उसे घुटने का ऑपरेशन चाहिए। तो समझिए दोनों का जो कंजप्शन है वो भी अलग है, जो दोनों का जो कार्य है वो भी अलग है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होगा कि लेबर, यानी कि जो लेबर फोर्स है वो भी इन्हीं लोगों में से आएगी। यानी कि चाइना को अगर लेबर चाहिए तो वो एक तो कॉस्टली हो जाएगी और दूसरा क्या है कि उसकी जो अपनी एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर विदेशी कंपनियां यहां निवेश करती हैं तो वो सबसे पहले ये भी आकलन करती हैं, याद रखना इस बात को। यानी कि अगर वो ये देखती हैं कि देखिए इस देश में निवेश करना हमारे लिए व्यापार करना आसान है, तो ये भी देखती है कि क्या वास्तव में लेबर जो कॉस्ट है वो कितनी है, लेबर का एवरेज एज कितना है, लेबर की एफिशिएंसी कितनी है, हमारा जो निवेश है वो सुरक्षित है या नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, इकोनॉमी की ग्रोथ है या नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं जो कोई भी निवेशक जो है वो निवेश करने से पहले देखता है। दूसरा देखना, बेहतर नहीं बल्कि अलग, यानी कि चीन ने इसको स्वीकार कर लिया है कि भारत बेहतर नहीं है बल्कि अलग है। क्यों किया है? देखिए मैं आज तक यही तो कहता रहा हूं कि चाइना चाइना कार्बन कॉपी है वेस्ट का, चाइना कार्बन कॉपी है रूस का। चाइना और रूस की तुलना कभी नहीं हो सकती, याद रखना इस बात को। बहुत सारे लोग हैं शायद जो चीनी मीडिया के प्रभाव में आकर के ऐसा बोलने लगते हैं कि भारत तो बहुत पीछे है। अभी उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि स्टडी ज्यादा डीप में जाकर के शायद ना की हो, इसीलिए शायद वो ऐसा बोल देते हो। अगर आप डेप्थ में जाकर के स्टडी करोगे, आंकड़ों का विश्लेषण करोगे, डॉट कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगी कि भारत कहां है और चीन कहां है। भारत का जो ग्रोथ है ना वो परपेचुअल है, यानी कि लगातार है, वो स्टेबल भी है। लेकिन चाइना का ये नहीं है, जैसे ही वेस्ट का हाथ हटेगा चाइना धड़ाम से नीचे जाएगा और वही मैं आपको आज इसमें सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब चाइना के ही अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि देखिए बेहतर नहीं है भारत का जो ग्रोथ है, भारत का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर ही नहीं है चाइना से, बल्कि क्या है, चाइना से बिल्कुल अलग है। यानी कि चाइना की टेक्नोलॉजी हो वो कॉपी पेस्ट है, चाइना की जो टेक्नोलॉजी भी है वो क्या है, एक बंद कमरे की तरह है। चाइना का पेमेंट सिस्टम है, आप देखोगे बंद कमरे की तरह है, जैसा उनका चैट है या फिर अली पे है। लेकिन भारत का यूपीआई आप देखोगे, आधार देखोगे, जो टेक्नोलॉजी है, एआई में सर्वम देखोगे, वो एकदम ओपन है। यानी कि चाइना क्या है, अगर आपको मैं मोटा एग्जांपल देकर के बताऊं, चाइना एक गाड़ी है ना, टेक्नोलॉजी की फॉर्म में बता रहा हूं, चाइना एक गाड़ी है, बल्कि भारत का जब टेक्नोलॉजी क्या है, एक रोड है। इसका मतलब यह है कि जो गाड़ी है वो अपना पे इंडिविजुअल है, रोड क्या है, उस पर कोई भी गाड़ी जो है वो चल सकती है। इसका मतलब ओपन एंडेड है। चाइना का क्या है, क्लोज्ड सर्कल है। अब देखिए वैश्विक कंपनियों में लोकतांत्रिक और राजनीतिक रूप से सुरक्षित विनिर्माण जो है वो भारत के अंदर भी आप देख रहे हैं। आईफोन भारत के अंदर उत्पादन हो रहा है और अब पूरा पश्चिम भी ये कह रहा है कि जिस देश के अंदर आईफोन प्रोडक्शन करने की क्षमता है, फिर वो कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो वहां पर सर्वाइव भी कर सकती है और वो वहां पर जो है फल फूल भी सकती है। अब मैं आगे तुलना तो बताऊंगा, पहले इसे देखिए, डिजिटल शक्ति और नया आत्मविश्वास। डिजिटल सड़क का निर्माण भारत का जो यूपीआई, मैंने वही आपको बताया, भारत का जो डिजिटल है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक सड़क की तरह है, रोड की तरह है, जबकि चाइना का क्या है, एक कार की तरह है। समझ गए ना मेरी बात? कार अपने आप में एक इंडिविजुअल है, कार तो अलग अलग हो सकती है ना, फोर्ड की कार है या बीएमडब्ल्यू का कार है, लेकिन चलेंगी किस पर, रोड पर ही चलेंगी ना। तो रोड है ये ओपन एंडेड, इसका एपीआई, इसका सोर्स कोड बिल्कुल अलग है, चाइना से बिल्कुल अलग है। ये क्या है, चाइना का जो है सीपीआईएस जो है वो एक तरीके से कार्बन कॉपी है। अब देखिए, भारत का डिजिटल ढांचा अन्य देशों द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जा सकता है, कारण है वो ओपन एंडेड है, यानी कि वो खुला हुआ है। दूसरा, हीन भावना से नेतृत्व की ओर बढ़ना। भारतीय इंजीनियर अब खुद को किसी भी से कम नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। भू राजनीतिक हवा का समर्थन। देखिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं और इसके विकास की गति को बढ़ा रही है। कारण क्या है, देखिए, अमेरिका कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको एक चाइना का विकल्प चाहिए। कारण, क्योंकि चाइना के पास जितना बड़ा पॉपुलेशन उन्होंने बताया, चाइना के पास में जिस तरीका का कंजप्शन उन्होंने बताया, उसके लिए ही पश्चिम और अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे वो चाइना के अंदर गई थी। लेकिन आज चाइना के पास में वो नहीं है, वो लुप्त होता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ये है कि चाइना आज, अमेरिका अपने आप को लिए चाइना को थ्रेट मानता है। कारण है प्रॉक्सीज। चाइना अपने आप में डायरेक्ट थ्रेट ना हो, लेकिन जिस तरीका से चाइना के द्वारा प्रॉक्सीज पाले जा रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से जो तुलसी गावड़ है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, खुफिया विभाग के वो मेंबर भी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि नेक्स्ट टारगेट होगा पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, ऐसा माना जा रहा है कि आईसीबीएम जो है उन्होंने निर्माण किया है और जो अमेरिका को जो है हिट करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए नेक्स्ट टारगेट होगा कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान को इसलिए भी क्योंकि चाइना उसको एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहा है। चाइना जो है अपने जो लॉन्च पैड्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर स्थापित कर रहा है। ऐसा, अब सोचिए, अब अमेरिका और वेस्ट जो है वो चाइना के ऊपर से अपना हाथ जो है वो पीछे खींच रहे हैं, और जैसे ही हाथ पीछे खींचेगा आप देखना चाइना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही है वो कारण। भारत का एक विकल्प तो चाहिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। भारत का और पश्चिम का जो अपना जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो दोनों सेम है, यानी कि लोकतांत्रिक वैल्यूज भी है, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है, स्वतंत्र जुडिशरी भी है। बहुत सारे ऐसे वो है मैट्रिक्स हैं जहां पर आकर के हम मैच करते हैं। इसीलिए भारत को अपना नेचुरल अलाइज देखते हैं पश्चिम और अमेरिका। लेकिन वही है कि देखो, कंपटीशन तो कहीं ना कहीं होगा ना। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि भारत कभी भी अमेरिका का स्थान ले ले, उसके लिए भारत को रोकेगा, इसमें स्वाभाविक है। और यह हर देश को करना ही चाहिए कि भाई हमारा स्थान कोई ना ले। लेकिन बात वही है कि क्या भारत को रोक पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं पहला, अगर हम तुलना करें जनसांख्यिकी, चाइना कार्यबल जो है वो गिरावट आ रही है, भारत का जो कार्यबल है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और 28 वर्ष, मैंने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ ऐसे लोग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बराबर आबादी हम हर वर्ष अपने कार्यबल के अंदर जोड़ देते हैं। सोचिए इस बात को। डिजिटल मॉडल, यानी कि बंद सिस्टम है चाइना का, लेकिन भारत का क्या है, एक ओपन प्रोटोकॉल है। पूरी दुनिया के अंदर हम सिर्फ अपने सोर्स कोड तो शेयर करते हैं, लेकिन अपने एपीआई जो है वो शेयर नहीं करते, ताकि इसका जो मूल है वो हमारे पास रहे। हुआ कि आप रोड को जाइए, रोड कैसे बनेगा, रोड बनाने की प्रक्रिया क्या है, वो तो हमारे पास है। रोड पर गाड़ी आप चलाइए और उसके लिए जैसे टोल टैक्स देते हैं वैसे दीजिए। ये भारत का अपना एक सिस्टम है। रणनीतिक स्थिति, मौजूदा व्यवस्था को जो है चाइना के अंदर चुनौती दी जा रही है, लेकिन भारत का जो लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में उभरना निश्चित है। अब देखिए, लोकतांत्रिक शक्ति तो तभी है ना कि जब आर्थिक शक्ति बनेगा, और भारत उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि 10 चीनी अर्थशास्त्रियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड जो है बातचीत, क्योंकि रिकॉर्ड में तो आप जाओगे तो बातचीत हो नहीं सकती, तो उन्होंने गुप्त रूप से जो है वो पश्चिम की मीडिया को जो है इंटरव्यू दिया, उनका जो अपना था उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि जो है भारत का जो ग्रोथ है वो एक अभूतपूर्व है और तेजी से है। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। पहला प्रश्न देखना, चीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई हो गया, आधार हो गए, वो चीन के वीचैट और अलीपे से अधिक प्रभावशाली क्यों बता रहे हैं। पहला, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक उन्नत तकनीक पर बना है। दूसरा, यह ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है जो सीमाओं के पार काम करता है। तीसरा, भारत सरकार इसे मुफ्त में बांट रही है। चौथा, चीनी तकनीक पश्चिम देशों में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनका आंसर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये जो प्रश्न है इसलिए शामिल करता हूं, मैं जानता हूं कि आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप कोई भी एक लर्निंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप मेरी वीडियो 10 मिनट देख रहे हैं, 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, तो यहां से आपके जो अपना नॉलेज है उसके अंदर एनहांसमेंट होना चाहिए। इस टॉपिक पर आपने और भी शायद हो सके वीडियो देखी हो, लेकिन अगर आप इनका प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते तो इसका मतलब है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और सारी वीडियोस को देखना चाहिए, ताकि इस दुनिया में जो चल रहा है वो एक दिन आकर के हमारे घर के दरवाजे पर जरूर खड़ा होगा। याद रखना इस बात को, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी घटित होगा ना, वो आज नहीं तो कल हमारे दरवाजे पर आएगा। महंगाई के रूप में आएगा, हमारी लाइफ थ्रेट के रूप में आएगा, हमारे अस्तित्व के लिए आएगा, कहीं ना कहीं वो हमको प्रभावित करेगा। ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए हम ये कार्य
कार्य कर रहे हैं कि अपने समाज को जगाया जा सके। हम एक प्रिडिक्शन भी करते हैं ताकि वो जो है, क्योंकि आंकड़ों के साथ है, कनेक्ट द डॉट जो है वही ये आंकड़े जो है वो हमको प्रिडिक्शन करने के लिए ही शक्ति प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सप्लाई चेन के संदर्भ में भारत की वर्तमान रणनीति क्या है। पहला, 5 वर्षों में चीन की इकोसिस्टम डिसेंटी की पूरी तरह जो है नकल करना। दूसरा, चीन से भी विदेशी कंपनियों को बलपूर्वक बाहर निकालना। तीसरा, एक ऐसा समानांतर सिस्टम बनाना जो भू राजनीतिक रूप से सुरक्षित और पर्याप्त रूप से बेहतर हो। चौथा, केवल घरेलू बाजार के लिए उन्नत करना। अगर आप आंसर नहीं जानते तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इसके विस्तृत आंसर जो है वो मिल जाएंगे, लास्ट तक वीडियो देख लेना। देखिए 2023 की वह महंगी गलती क्या है। पहला, 2040 की आर्थिक शक्ति का मॉडल पूरी तरीके से धारणा पर आधारित था कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा केवल अमेरिका बनाम चीन होगी। भारत के केवल एक बाजार के रूप में जो है वो देखा जा रहा था, लेकिन ये तो गूगल ही आ गई। यानी कि जिस भारत को एक बाजार के रूप में देखा जा रहा था, आज वही भारत जो है पूरी दुनिया के सामने गूगल ही लेकर के आ चुका है। बीजिंग में डिनर के दौरान 3 चीनी मंत्रालयों के सलाहकारों ने कहा कि हमने 20 साल अमेरिका की चिंता करने में बिता दिए, हमें भारत पर नजर रखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भारत तो बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। भारत को देखिए, ये जो स्टेटमेंट है मैं पहले बता चुका हूं कि आज भारत को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। कारण क्या है? कारण है भारत का डेमोग्राफी। इसका मतलब है कि जो भारत की डेमोग्राफी है, जिस तरीका का जो पॉपुलेशन ऐड हो रहा है, जो यूथ आ रहे हैं, बस उनको एक दिशा देने की जरूरत है। ये करने में आज पूरी दुनिया सक्षम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि डेमोग्राफी आप अचानक से चेंज कर लोगे। अच्छा, इस डेमोग्राफी में ऐसा मत समझ लेना कि भाई किसी पे पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे ऐसी थितरे भी लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम पे पैसा नहीं, तो ऐसा मतलब नहीं कि भारत में किसी के पास पैसा नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अमीर हैं। ऐसा नहीं कि हम अब से घटाएंगे उस चीज को। देखिए अब होता क्या है, प्रतिमान विस्थापन के 4 संरचनात्मक स्तंभ उन्होंने बताए हैं। पहला सप्लाई चेन, दूसरा जनसांख्यिकी, तीसरा टेक आर्किटेक्चर और चौथा मनोविज्ञान। अगर भारत के अंदर आप देखोगे कि सप्लाई चेन, भारत एक एक करके अपनी जो सप्लाई चेन है वो पूरी दुनिया से हटा रहा है। उसका कारण 2 है। पहला कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि एक तो ट्रोजन हॉर्स, यानी कि एक तरीका के जो वायरस हैं वो आने वाले समय में जैसे एआई से इंटीग्रेशन हो रहा है उसको प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरा जो है, पूरी दुनिया आने वाले समय में अभी बहुत सारी युद्धों में जाने वाली है, इसीलिए हमें सप्लाई चेन को बाधित करके अपने आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यानी कि जो पार्ट्स हैं, चाहे मिसाइल हो या ड्रोन्स हो, कुछ भी हो, वो अपने देश के अंदर हमको सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा, अन्यथा हम नहीं चल पाएंगे। दूसरा जनसांख्यिकी, देखिए आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो अपना जो डेमोग्राफी है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, लेकिन भारत जो है उसके पास में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। इसका मतलब है कि जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या नहीं होती, कंजप्शन भी होता है। एक इकोनॉमी को चलाने के लिए हमको एक ऐसी जनसंख्या चाहिए जिसके पास में परचेजिंग पावर हो। अब भारत के पास में जनसंख्या है। तीसरा है टेक आर्किटेक्चर, यानी कि आने वाले समय में आप जानते हैं कि जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, माइक्रोचिप्स बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं, उनका जो डिजाइन है वो भारत में हो रहा है। अभी तक भारत जो है इनके आर्किटेक्चर और आर&डी इन पर ज्यादा फोकस था, लेकिन एक जो फैब्रिकेशन होता है उसमें अभी भारत पीछे था, लेकिन इसी पर भारत अब कार्य कर रहा है। यानी कि जो चिप्स हैं उनका जो तीसरा चरण होता है जिसे हम बोलते हैं फैब्रिकेशन, वो सबसे ज्यादा जटिल होता है। भारत अब जो है इस पर कार्य कर रहा है। तो देखिए रातों रात कुछ नहीं होता, एक समय लगता है, लेकिन ये आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और चौथा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, यानी कि आज तक भारत को माना जाता था कि देखिए भारत तो एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, भारत को एक बाजार की तरह की भाई इतनी जनसंख्या है, यहां पर अपना माल डंप कर सकती है कंपनियां। लेकिन आज भारत ने इस मनोविज्ञान को तोड़ दिया है और आज हमने उनको सीधा जो है चैलेंज किया है कि नहीं, हम एक बाजार नहीं है, बल्कि भारत एक महाशक्ति है और भारत जो है वो प्रोडक्शन करेगा। पूरी दुनिया का जो है वो प्रोडक्शन हाउस नेक्स्ट जो है सेंचुरी अपनी होने वाली है। और भारत तो पूरी दुनिया का ये जो मनोविज्ञान बनाया हुआ था इसको सीधा जो है चैलेंज कर रहा है। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि 10 शीर्ष जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या बात की है। देखिए कैचअप नहीं, एक समानांतर व्यवस्था। सवाल यह नहीं है कि भारत चीन की बराबरी कब करेगा, सवाल यह है कि जब दुनिया को चीन की आवश्यकता कम हो जाएगी तब क्या होगा। पहला देखना, 30 साल पहले साल की विशेषज्ञता गहरा आपूर्तिकर्ता नेटवर्क जो है वो आज जो है दरक रहा है। अभी तक माना जाता था कि चीन जो है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन है। आने वाले समय में चीन की नकल नहीं कर रहा भारत अपना एक अलग तरीका का जो आर्किटेक्चर है वो निर्माण कर रहा है। क्योंकि चाइना एक क्या है, कार्बन कॉपी है वेस्ट की, रूस की, लेकिन भारत क्या है कि जो भी बना रहा है वो अपने मूल से बना रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो अधिकांश आपको ओपन एंडेड दिखेगी, इसीलिए उस पर जो है पूरी दुनिया उसे अडॉप्ट कर सकती है, अपनी सुविधा के अनुसार मोल्ड करके अलग अलग नाम से जो है उसे चला सकती है। लेकिन चाइना के पास में सुविधा नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक बंद कमरे की तरह है। आगे देखना,
एप्पल बाजार का सबसे बड़ा सिग्नल। एप्पल भारत में उत्पादन केवल आईफोन बनाने की कहानी नहीं है, यह पूरे वैश्विक बाजार के लिए एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है वो दिखाता है कि अगर भारत ये सब कर सकता है, यानी कि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि अगर एप्पल ये कर सकता है तो कोई भी दुनिया की किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए भारत के अंदर स्थान है। उदाहरण के लिए सेमीकंडक्टर हो, ऑटोमेशन हो, होम अप्लायंसेज हो, ये सबके लिए जो जगह है वो निर्माण की भारत के अंदर है। यदि भारत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल के कड़े गुणवत्ता मानकों को पूरा कर सकता है तो भारत कुछ भी बना सकता है। अन्य उद्योग इस सिग्नल को स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं और उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो निवेश है वो भारत की ओर लेकर के आने वाले हैं कि जब एप्पल कर सकता है, एप्पल के जिस तरह के मानक है अगर वो भारत पूरा कर सकता है तो फिर भारत कुछ भी कर सकता है। अब देखिए जनसांख्यिकी का निर्दय गणित क्या है उसे समझिए। मैंने जैसे कि बात बताया आपको कि चाइना के अंदर जो है वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जो है, जो कि वेस्ट के द्वारा थोपी गई थी, उसके वजह से उनका जो एफटीआर है यानी कि फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत तरीका से गिर चुका है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए आप जानते हैं कि हाथ की बात तो है नहीं, अब ये चक्र ऐसा टूट चुका है कि देखिए भारत, देखिए चाइना का कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि चाइना 2050 तक तले में लग जाएगा। उस समय पर भारत जो है अपने सबसे सीट्स पर होगा। ये भारत के पास जो डेमोग्राफी डिविडेंड है ये भारत को जो है आगे लेकर के जाने वाला। चीन अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड दुनिया की फैक्ट्री बनने में खर्च कर चुका है। श्रमिकों से अधिक सेवानिवृत्ति लोग हो चुके हैं। भारत का लाभांश जो है अब शुरू हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई आर्थिक मॉडल नहीं है जो ये बता सके कि जब 1.4 बिलियन युवा ये तय कर लें कि यह उनकी सदी है तब क्या होगा। बताइए, आप सोचिए इस बात को। और धीरे धीरे से मैंने जैसा आपको साइकोलॉजी बताई है, ये साइकोलॉजी बदल रही है। आज बेशक दुनिया किसी भी तरीका से हमारे देश के लोगों का जो परसेप्शन है उसे बदल रहा हो, लेकिन याद रखना जिस तरीका से भारत आपको दिखाया जा रहा है भारत वो नहीं है। याद रखना इस बात को। भारत आने वाले समय का एक विश्व की महाशक्ति है। कारण सॉफ्ट पावर। चाइना इसीलिए ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि चाइना हार्ड पावर है। चाइना इसीलिए ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप में एक बंद कमरे की तरह है। यह उनकी वीकनेस भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी थी। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, भारत जो है जो भी कर रहा है एक तो वो अपने तरीका से कर रहा है, इनकी अपनी शर्तों पर बना रहा है, और साथ ही साथ में भारत जो है उसका अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है उसका, और भारत के पास में सॉफ्ट पावर। याद रखना ये जो सॉफ्ट पावर है, ऐसा चैलेंज पूरी दुनिया नहीं कर पा सकती है। आगे देखना, कार बनाम सड़क, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था। चाइना क्या है, जिसका वी चैट हो, अली पे हो, एक बंद कमरे की तरह या फिर एक कार की तरह है, यानी कि इंडिविजुअल है। जबकि भारत क्या है, भारत का जो टैग है वो पूरी तरीके से क्या है, ओपन एंडेड है। यानी कि यहां लगाओ एक रोड है, यहां पर गाड़ी चलाओ, यहां पर ऑटो चलाओ, जो भी है। यानी कि अलग अलग देश इसे अडॉप्ट कर रहे हैं अलग अलग नामों से। भारत में यूपीआई है तो वियतनाम में कुछ और नाम है, ब्रिटेन में कुछ और नाम है, या ब्राजील के अंदर अलग नाम है। तो पूरी दुनिया जो है अलग अलग नाम बदल करके आराम से हमारे सोर्स कोड जो साझा किए जा रहे हैं। भारत एक डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक डिजिटल स्टैंडर्ड बना रहा है। सड़क बनाने वाला हर यात्रा पर भू राजनीतिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, द इकोनॉमिस्ट, यानी कि 2008 में भारत दुनिया में द्वारा गंभीरता के लिए जाने जाने वाले यानी कि प्रतीक्षा वेटिंग का माहौल था। लेकिन आज क्या है, बेंगलुरु हैदराबाद के जो इंजीनियर हैं वो खुद को सिलिकॉन वैली से बेंचमार्क नहीं कर रहे हैं, बल्कि यानी कि स्टैंडर्ड सिलिकॉन वैली नहीं बता रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं उन्होंने, हम अलग हैं, हम दूसरों से डिफरेंट हैं, दूसरों से स्पेशल कर रहे हैं। ये लोग जो है स्वीकार कर रहे हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजी। आज ये नहीं है कि हम नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम सिलिकॉन वैली नहीं बनेंगे, हम सिलिकॉन वैली से बेहतर बनेंगे, उससे डिफरेंट बनाएंगे। ये जो सोच है ना, ये भारत को आगे लेकर के जाएगी। यानी कि कॉपी नहीं करना है, यूट्यूब का दूसरा यूट्यूब नहीं बनाना है, यूट्यूब से कोई बेहतर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, ये सोच होनी चाहिए। फेसबुक नहीं बनाना है, एक्स नहीं बनाना है, हमें इंस्टा नहीं बनाना है, उनसे बेहतर कुछ बनाना है, ये सोच होनी चाहिए। देखिए, देश ने ये पूछना बंद कर दिया है कि क्या हम कर सकते हैं। ये मैं जो लाइन आपको बता रहा हूं, यानी कि आज भारत ने ये पूछना बंद कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हम ये करेंगे। ये जो लाइन है याद रखना, आज भारत ये नहीं पूछता कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं, हम ये करेंगे। यानी कि हम चांद पर जा सकते हैं नहीं जा सकते, हम साउथ पोल पर उतर सकते हैं नहीं उतर सकते, नहीं, भारत कहता कि उतरेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखना, क्या भारत का उदय घर्षण रहित है। देखो, घर्षण रहित तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चैलेंजेस तो आएंगे। चैलेंज क्या है, पहला यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, यानी कि भारत के अंदर जिस तरीका से तेजी से सुधार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी जो वैश्विक स्टैंडर्ड है उसको हम मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। यह भी एक चैलेंज है। दूसरा, विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था। देखिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा की गुणवत्ता होनी बहुत जरूरी है, जो कि आज भी भारत के अंदर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आपको नजर आती है। आज भी अगर आप देखिए, भारत के अंदर ऐसे आइलैंड तो हैं जहां बेहतर एजुकेशन है, जहां बेहतर रोड्स हैं, इसे बोलते हैं आइलैंड्स जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन
पूरा भारत ऐसा नहीं है, ये भी एक्सेप्ट करने वाली बात है। और तीसरा, लोकतांत्रिक जटिलताओं के कारण जो है नीतिगत निष्पादन में जो है देरी होती है। यानी कि आज भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, आप जानते होंगे, लेकिन इसी डेमोक्रेसी का जोखिम यह भी होता है कि हमारा जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है एग्जीक्यूशन में डिले देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार भी याद रखने हैं, फंडामेंटल राइट्स भी याद रखने हैं, बहुत कुछ संभाल करके चलना डेमोक्रेसी में। आपको सबकी सुननी पड़ती है, आपको एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ता है, आपको जुडिशरी की भी देखनी पड़ती है, आपको एग्जीक्यूटिव्स की भी सुननी पड़ती है, विपक्ष की भी सुननी पड़ती है, लोगों की भी सुननी पड़ती है, तब आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखिए, इसके बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है। समझिए, डेमोक्रेसी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा, डेमोक्रेसी के बावजूद आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो तीसरी शक्ति का होता है। यह स्थिति केवल अमेरिका और चीन की बाइनरी नहीं है, बल्कि यहां पर एक नई गुगली आ चुकी है भारत के रूप में। भारत जो कर रहा है वो कार्य कर रहा है कि जो आज से 30 साल पहले अमेरिका ने किए थे। यानी कि एक स्क्रैच लेवल से अपनी टेक्नोलॉजी हो, स्क्रैच लेवल से अपनी पहचान हो, स्क्रैच लेवल से अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो खड़े करने हो, वो भारत कर रहा है। ये आने वाले समय में समझिए कि तीसरी शक्ति जो है वो भारत का उदय हो चुका है, एक लोकतांत्रिक महाशक्ति। ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखना, ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब है रोड की तरह टेक्नोलॉजी बनाना। तीसरा, अरब, 1 अरब से ज्यादा युवा और एक ऐसी भू राजनीतिक स्थिति जिसे हर बड़ी शक्ति साधना चाहती है। दुनिया को अपने मॉडल अपडेट करने होंगे, अन्यथा ये नहीं है सवाल कि दुनिया ऐसा समझेगी नहीं, जब समझेगी तो भारत कहां होगा। ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, मैंने जो 2 प्रश्न आपसे पूछे थे, पहला देखिए, पहले का आंसर है बी, यानी कि ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है जो सीमाओं पर काम करती है। इसका मतलब है कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी देश ऐसा आसानी से अडॉप्ट कर सकता है। ये आप पढ़ लेना। चीन का मॉडल एक बंद क्लोज्ड प्रणाली है, जबकि भारत का जो यूपीआई आधार या और तरीका का जितना भी एआई में सर्वम एआई टाइप कुछ भी हो, वो पूरी तरीका से ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। दूसरा देखना, दूसरा जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका आंसर सी सही है, यानी कि एक ऐसा समानांतर सिस्टम बनाना जो भू राजनीतिक रूप से सुरक्षित और पर्याप्त रूप से बेहतर हो। यानी कि व्याख्या अगर आप देखोगे कि भारत रातों रात चीन की नकल नहीं कर रहा है, ये पश्चिम कंपनियां जैसे एप्पल के लिए एक सुरक्षित और व्यवहार्य विकल्प तैयार कर रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही बेहतर है। देखिए, रातों रात कुछ नहीं होता। ये धरती, ये भारत की जो धरती है, इसने सदियों से जो है अत्याचार सहे हैं। यहां पर बाहर से लोग आए और यहां के लोगों पर अत्याचार किए, उसके बाद भी ये देश आज आजाद हुआ। और आजादी के बाद में आपको पता है कैसे लोगों के पास ये सत्ता रही है। उसके बाद 70 सालों तक ये देश जो है वो ठगा जाता रहा। इस देश के साथ में, इस देश की जो मूल संस्कृति है उसके साथ में अत्याचार होते रहे। और 2014 के बाद में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये थोड़ा बदलाव है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो बदलाव है ये सस्टेनेबल है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत